जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? जीके वाली अपनी सीरीज में अपन सीजीएल प्रीलिम्स 2024 के सेक्शनल सेट का पूरा सॉल्यूशन, क्वेश्चन प्लस ऑप्शन प्लस उसका सॉल्यूशन, तीनों चीज डिस्कस कर रहे थे। तो उसका आज अपना तीसरा सेट है, 9 तारीख को थर्ड शिफ्ट। उसके बाद कल से अपन 10 तारीख पे आते हैं, 10 सितंबर। ठीक है, तो अपना एक क्वेश्चन था उसमें, आर्टिकल 28 पॉलिटी का। आर्टिकल 28, राज्य द्वारा धार्मिक शिक्षा पर रोक। राज्य द्वारा धार्मिक शिक्षा पर रोक। देखो यार, हर स्टेट में उनकी उसकी गवर्नमेंट स्कूल होती है ना। तो गवर्नमेंट स्कूल राज्य सरकार के अंडर काम करती है, बिल्कुल। तो कोई भी स्टेट है, चाहे वो राजस्थान, गुजरात, बिहार, कोई भी हो, वो उस गवर्नमेंट स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता। जैसे स्कूल है, उसमें उसने गीता पढ़ाना शुरू कर दिया, हिंदू धर्म की शिक्षा देना शुरू कर दिया, इस्लाम धर्म की शिक्षा है, क्रिश्चियनिटी, इनकी शिक्षा नहीं दे सकता। ये बात लिखी गई है आर्टिकल 28 में। एक क्वेश्चन था नुआखाई, स्टैटिक का। नुआखाई, इसको नव खाई भी बोलते हैं, दोनों एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना। ये फेस्टिवल मनाया जाता है पश्चिमी उड़ीसा, उड़ीसा में, और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में। ठीक है, मेनली उड़ीसा में। ऑप्शन में उड़ीसा था, मैंने उड़ीसा किया था उसको। ठीक है, नुआखाई त्योहार। अब ये किस चीज का त्योहार है? ये है फसल के कटने का, नई फसल के उत्पादन, वो जो कटती है ना उसका, धान की, चावल की, धान की फसल, नई फसल का स्वागत करने, इस पर बनाया जाता है उत्सव। ठीक है, नुआखाई इंपॉर्टेंट है, आ गया अब की बार। इसका ऑप्शन था एक में बांग्ला, बांग्ला उत्सव, नाम से थोड़ा रिलेट करना, बांग्ला बांग्लादेश की साइड में। तो ये उत्सव था मेघालय का। अब मेघालय बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है, जब अपन ने इंडिया का मैप पढ़ा था तब डिस्कस किया था। ठीक है, मेघालय का है। इसी उत्सव को अपन बोलते हैं सोड्रम उत्सव, सोड्रम उत्सव। तो ये फेस्टिवल भी फसल कटाई का त्योहार ही है। फसल कटाई का त्योहार है। ठीक है, नेक्स्ट इसके ऑप्शन में एक और था, वो था पोंगल। पोंगल ये कौन से स्टेट का है? तमिलनाडु का। ठीक है, और पोंगल एक वहां पे प्रसिद्ध व्यंजन भी है, डिश भी है, मतलब एक पकवान बनता है पोंगल के नाम से ही तमिलनाडु में। तो ये डिश भी है और ये तमिलनाडु का फेस्टिवल भी है। एक सेकंड रुकना भाई। हाँ, एक क्वेश्चन था 1858 का भारत सरकार अधिनियम, इसके बारे में जानते हैं क्या था, कैसे। देखो यार, शुरू शुरू में भारत में मुगलों के बाद में शासन करने के लिए आ गई ईस्ट इंडिया कंपनी। पहली बात तो ब्रिटिश का शासन नहीं था, एक कंपनी का शासन था। कंपनी भारत में शासन कर रही थी, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। 1858 के बाद
1858 के बाद पूरा जो इंडिया का शासन था ना वो ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। ब्रिटिश क्राउन। अब ब्रिटिश यानी वहां की सरकार, क्राउन ताज को बोलते हैं। तो मतलब वहां का जो राजा था ना ब्रिटेन का, उसके उसके हाथ में चला गया कि अब 58 से 1858 से पहले तो इंडिया पर रूल कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और 1858 के बाद में कंपनी से सारा वो जो काम था ना वो ले लिया ब्रिटिश क्राउन ने, कि भाई अब तुम काम नहीं करोगे, अब हम संभाल लेंगे सारी चीजें। एक बात तो यहाँ पे क्लियर होगी होगी कि 1858 तक कंपनी का शासन था, उसके बाद में ब्रिटिश सरकार का शासन था, और यहीं से ब्रिटिश क्राउन की भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन करने की शुरुआत हुई थी 1858 से। ठीक है। और इसमें ब्रिटिश सरकार के पास कौन कौन से अधिकार चले गए, जैसे प्रशासनिक शक्तियां शक्तियां विशेष क्षेत्र जहाँ पे कुछ अलग प्रकार की पैदावार होती है, राजस्व मतलब टैक्स कलेक्ट करना, लगाम वसूलना जमीन के लिए, ये सब है ना। और सशस्त्र बल यानी सेना, आर्मी, और भी विशेष प्रकार के जैसे बहुत से दुर्ग किले थे। भारतीय संपत्ति इन पर ब्रिटिश क्राउन का अधिकार हो गया। कि भाई प्रशासनिक सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर है ना वो ब्रिटिश क्राउन के पास चलेगी, वो संभाल लेगा। राजस्व है, आर्मी, ये सब ब्रिटिश सरकार जैसे कहेगी वैसे काम करेंगे, उसके लिए वो अधिनियम लाती रहेगी। और मॉनिटर कंपनी करेगी लेकिन संभालेगी ब्रिटिश सरकार। 1858 के बाद में 1858 के बाद में क्या हुआ कि जो भारत का गवर्नर जनरल था ना, उसका नाम बदलकर वायसराय कर दिया। पहले तो भारत में गवर्नर जनरल हुआ करते थे जब कंपनी का रूल था, और जब कंपनी का रूल खत्म करके ब्रिटिश क्राउन का रूल आ गया तो जो गवर्नर जनरल का जो पद था ना उसी को वायसराय बोलने लग गए। ठीक है। 1858 में। तो 1858 से पहले जो भी थे वो गवर्नर जनरल थे, उसके बाद में वायसराय बनने लगे। एक भारत सरकार की परियोजनाओं के लिए क्वेश्चन आया था, प्रधान मंत्री आवास योजना। सॉरी, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है, ग्रामीण आवास योजना। ठीक है। पहले इसका नाम था इंदिरा आवास योजना। अब मोदी जी आए और उन्होंने इस नाम को हटा के इसको लिख दिया प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण आवास योजना, सॉरी। ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को आवास उपलब्ध कराना। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास उपलब्ध करवाना। ठीक है। ये इसका मोटो है। तो इसमें 60% 40% केंद्र राज्य की हिस्सेदारी है, कि 60% तो रोल प्ले करेगा केंद्र। मतलब 100 रुपए लगेंगे तो 60 रुपए केंद्र देगा, 40 रुपए राज्य देगा उस निर्माण के लिए। राज्य रोल प्ले करेगा। अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र पहाड़ी इलाकों में है तो यहाँ पर 90% रोल प्ले करेगी गवर्नमेंट, वो केंद्र, और 10% रोल प्ले की जो स्टेट है वो, जिस राज्य में पहाड़ी इलाका है वो 10% रोल प्ले करेगा। ठीक है। 2024 तक इसका उद्देश्य था कि 2024 तक जिनके कच्चे घर हैं, ये अस्थिर घर हैं, झोपड़ी, ये सब है,
इनको आवास उपलब्ध कराना, पक्के मकान उपलब्ध कराना, आधुनिक सुविधाएं युक्त, बुनियादी, आधुनिक तो नहीं, बुनियादी सुविधाएं जिसमें पानी हो, सोने की हो, छत हो, बस बुनियादी सुविधाएं युक्त घर हो। और इसमें प्रायोरिटी दी जाएगी, जैसे कोई विधवा है जिसका हस्बैंड मर चुका है, या फिर कोई विकलांग है ना, या कोई वरिष्ठ नागरिक है, सीनियर सिटीजन है, इनको प्रायोरिटी दी जाएगी घर देने में। ठीक है। और ये जो लोग हैं ना जिनको ये सुविधाएं मिलेंगी, तो वो उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना के तहत इनको फ्री सिलेंडर, वो फ्री गैस कनेक्शन मिला हुआ हो। सिलेंडर नहीं, फ्री गैस कनेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, सिलेंडर मिलने की बात नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ से अपन को पता लग गया उज्ज्वला योजना का संबंध भी गैस कनेक्शन उससे है। और सौभाग्य योजना, सौभाग्य योजना ये भी भारत सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की। सहज बिजली हर घर योजना भी बोला जाता है इसको, इसका शायद ये लाइन है। इसके तहत बिजली मिली हो, उन्हीं फैमिलियों की बात कर रहे हैं जिनके ऊपर अपन बात की है। तो जिनको वो घर मिलेंगे उनको ये सुविधाएं तो ऑलरेडी मिली होंगी, है ना। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन आया था, टिकाऊ वस्तुएं, टिकाऊ वस्तुएं इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी है। टिकाऊ वस्तु का मतलब है जो 3 साल से ज्यादा चले, से ज्यादा चले। आपने कोई वस्तु खरीदी, आइटम खरीदा जो 3 साल से ज्यादा चल रही है, इसको टिकाऊ वस्तु बोलेंगे। एग्जाम्पल, कार है, फर्नीचर है कोई, ठीक है। ये हो गए टिकाऊ वस्तुएं। तो टिकाऊ वस्तु क्या होती है, क्या पता अगली बार फिर पिछले क्वेश्चन में, ये भी ऑप्शन में था, ये क्वेश्चन में नहीं था। एक होती है पूंजीगत वस्तुएं, इसी के ऑप्शन में था। पूंजीगत वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं कौन सी होती हैं, जिन वह वे वस्तुएं जिनसे अपन उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, बेचते नहीं है। जैसे अपन ने फैक्ट्री डाली तो फैक्ट्री में उत्पादन करेंगे, अब ये पूंजीगत वस्तु है। अपन ने कोई मशीनरी लगा ली, इसमें भी अपन क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे, बेच थोड़ी रहे हैं ना। या कोई और बड़ा उपकरण है, ठीक है। ये होगी पूंजीगत वस्तुएं, बस समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन था हिस्ट्री से, मिडेवल से, अकबर का। पहली बात तो 1556 से लेके 1605 तक अकबर ने शासन किया। दूसरा, ये थर्ड मुगल शासक था। तीसरा, ये सबसे कम उम्र में गद्दी पर बैठा, कम उम्र में गद्दी पर बैठा। और क्वेश्चन ये था कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था, राजस्व मंत्री कौन था, तो वो था टोडरमल, टोडरमल। ये था राजस्व मंत्री, और ये नवरत्नों में से एक था। अकबर के नवरत्नों में से एक था, इसका मतलब अकबर के 9 रत्न थे। अब 9 रत्न कौन कौन से थे, वो थे अब अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम खान ए
खाना, ये भाई इसकी उपाधि थी ब्रैकेट वाली। नाम था अब्दुल रहीम। और मुल्ला दो प्याजा, एक ये था। और थर्ड था तानसेन, जो सिंगर था। तानसेन सम्मान कौन सा स्टेट देता है? मध्य प्रदेश देता है भारत में। अब एक था अबुल फजल अकबरनामा आयन अकबरी, अबुल फजल ने लिखा था भैया। और ये अबुल फजल अकबर के दरबार के नौ रत्नों में से एक था। एक था बीरबल, एक था फैजी, एक था मानसिंह, ये अकबर का सेनापति था। किसी न किसी डिपार्टमेंट के हेड थे। एक था फमीर आजियाउद्दीन। तो कितने हो गए टोटल? मल एक, अबुल फजल दो, मुल्ला दो प्याजा तीन, तानसेन चार, और ये अबुल फजल पांच, और बीरबल छह, फैजी सात, मानसिंह आठ, और ये फमीर आजियाउद्दीन नौ। तो अकबर के दरबार के नौ रत्न हो गए। ठीक है। अकबर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन है। बाकी फिर किसी दिन क्वेश्चन आएगा तो बाकी और उसमें डिस्कस कर लेंगे, और इसका भी रिवीजन कर लेंगे उसमें, ताकि एग्जाम तक अपनी ये चीजें बार बार रिवीजन हो जाएंगी और पूरे जीके के सिलेबस से अपन रोज रोज गुजरते रहे, ताकि चीजें अपन के माइंड में बनी रहे। मैं सेक्शनल सेट करने को, मैथ को आपको क्यों बोलता हूँ? इसीलिए बोलता हूँ कि मैथ भी अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट है एसएससी में। तो अगर आप आज प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ोगे, उसके 500 क्वेश्चन लगाओगे, आपको 500 क्वेश्चन लगाने में मान लो 6 दिन लग गए, और फिर उसके बाद में आप ऐसे ऐसे करके पूरा मैथ का सिलेबस कवर करोगे, उसके सारे जो टॉपिक है उनके क्वेश्चन लगाओगे, तो आपको मान लो 2 महीने लग गए। ऐसे आपको 2 महीने लगे, उसके बाद फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस तो भूल जाओगे 2 महीने बाद, तो आपने एक क्वेश्चन भी नहीं किया प्रॉफिट एंड लॉस का। तो सेक्शनल सेट के लिए इसे बोल रहा हूँ कि रोज रोज सेक्शनल सेट लगाओगे तो प्रॉफिट एंड लॉस के, सी आई, एस आई, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्पीड, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, हर क्वेश्चन को गो थ्रू करके आप रोज रोज आ रहे आओगे। रोज रोज नए कॉन्सेप्ट या फिर सेम कॉन्सेप्ट आपके माइंड में घूमते रहेंगे, तो आप चीजों को भूलोगे नहीं, याद बनी रहेगी वो, कि भी हाँ अपने रोज रोज चीजें फेस हो रही है, किसी के ऑप्शन में आ रहा है, किसी क्वेश्चन में आ रहा है, उसके सॉल्यूशन में आ रहा है, एनालिसिस कर रहे हो। तो ऐसे जीके में अपन रोज रोज चीजें पढ़ेंगे और उनको ऐसे रिवाइज करते रहेंगे, और नई नई पढ़ते रहेंगे, पहले वाले को रिवाइज करते रहेंगे। तो एग्जाम से पता नहीं अपन कितनी बार पढ़ ले। तो सभी बोलते हैं ना, चाहे वो टॉपर हो, सब टीचर भी बोलते हैं एक ही 10 किताब ना पढ़ो, एक ही किताब को 10 बार पढ़ो, है ना? तो बस वही काम ये है कि अपन पूरे सिलेबस को रोज रोज गो थ्रू कर रहे हैं, जितना आ रहा है क्वेश्चन में, ऑप्शन में, उसके सॉल्यूशन में, पूरा पोस्टमार्टम कर दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बाकी धीरे धीरे दिन बाय दिन और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। चलो, अगला क्वेश्चन था आर्टिकल 77 का था, संविधान से भारत सरकार के कार्य का संचालन, भारत सरकार के कार्य का संचालन, ये था आर्टिकल 77 में लिखा हुआ। अब आर्टिकल 76 में क्या लिखा हुआ था? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इंडिया, ये आर्टिकल लिखा हुआ था। सॉरी, 76 में लिखा हुआ था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एक सेकंड रुकना भाई। हाँ सॉरी, आर्टिकल 70 में था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं।
इकोनॉमिक्स का एक और क्वेश्चन था, वो क्या था, सीमांत कार्यकर्ता। सीमांत कार्यकर्ता, इसका मतलब क्या होता है, यही क्वेश्चन था। ऐसे मान लो आप 183 डे या प्लस या 6 महीने से कम काम करे कोई ऐसा आदमी जो 183 दिन या इससे कम काम करे, उसको सीमांत कार्यकर्ता बोलते हैं साल में। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है यार, देखो जैसे जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, रेहड़ी पटरी वाले होते हैं, मूंगफली बेचते हैं, सर्दियों के टाइम पे मूंगफली बेचने लग गए, और गर्मियों के टाइम पे आइसक्रीम कुल्फी ये सब बेचने लग गए, है ना। और सर्दियों में कोई स्वेटर बेचने लग गया, तो ये सीजनल है। ये 2 महीने 3 महीने इनका काम चलेगा, फिर ये वापस बेरोजगार हो जाएंगे ना। तो ऐसे जो लोग है ना, वो सीमांत कार्यकर्ता की श्रेणी में आते हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है। एक होता है मुख्य कार्यकर्ता, ये होता है जो 183 डे या प्लस इससे ज्यादा या 6 माह इससे ज्यादा काम करे साल में, तो उसको बोलते हैं मुख्य कार्यकर्ता। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था। ठीक है। एक क्वेश्चन और था स्टैटिक्स से, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन, पहले बात तो ये संगीतकार भी थे, तबला वादक भी थे। याद रखना आप तो, तबला वादक, जाकिर हुसैन तबला वादक। अब बात करते हैं थोड़ी सी इनकी उपलब्धियों के बारे में। 1988 में पद्मश्री, और क्वेश्चन यहाँ था कि पद्मश्री प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के, सबसे कम उम्र के तबला वादक कौन थे? जाकिर हुसैन, पद्मश्री प्राप्त करने वाले। 1990 में इनको मिला संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। ठीक है। 1990 में पद्मश्री भारत का, पहले भारत रत्न है, दूसरे पे पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण है, और फिर पद्मश्री है। तो चौथा सबसे बड़ा सम्मान है पद्म अवार्ड में। भारत रत्न भी पद्म अवार्ड ही है। क्वेश्चन आ जाए कि भारत का सर्वोच्च पद्म अवार्ड कौन सा है, तो भारत रत्न है। पद्म अवार्ड का नाम ले, जिसका मतलब आप पद्म विभूषण मत कर देना वहां पे। और 2002 में इनको मिला था पद्म भूषण, थर्ड नंबर वाला। ठीक है। इसके ऑप्शन में एक और था, उनका नाम था पंडित रवि शंकर। इसी क्वेश्चन के ऑप्शन में था। 1920 से 2012 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है। ये भी संगीतकार भी थे, और ये सितार वादक भी थे, ये याद रखना भैया। हेड राइटिंग पे ज्यादा मत जाना, सितार में सी छोटा आएगा, थोड़ा मैनेज करो। मुझे बोलने के साथ साथ लिखना कम ही आता है, अभी धीरे धीरे आ रहा है। इनको 1999 में भारत रत्न मिल गया था, और 3 बार, इंपॉर्टेंट है भैया, पंडित रविशंकर ने 3 बार ग्रेमी अवार्ड जीते। 3 बार। अब एक ग्रेमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है,
और ये कोई भारत का पर्सनल नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पर है। ऐसे नहीं कि ओनली भारतीय को दिया जाएगा। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड। अवार्डों का वीडियो लेके आऊंगा एक दिन, उसमें इसको भी डिस्कस करेंगे। और एक ऑप्शन में था पंडित भीमसेन जोशी। इंपॉर्टेंट है भैया ये भी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, इनका घराना कौन सा है? किराना घराना है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। ठीक है। और ख्याल गायक, भक्ति संगीत और भजन गायक है। ये कौन? पंडित भीमसेन जोशी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किराना इनका घराना है। ऑप्शन में एक था उस्ताद, सॉरी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? शहनाई। 1916 से 2006 तक इनका वो था। अब इनकी उपलब्धियां क्या क्या है, थोड़ा उनके बारे में जान लो। इनकी था 1961 में पद्मश्री मिल गया था इनको। 1968 में पद्म भूषण। 1980 में पद्म विभूषण। और सन 2001 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। अब यहाँ पर एक बात और इम्पोर्टेंट बनती है कि 2001 में किसको मिला? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। लेकिन 2001 में ही किसको भी मिला? कल परसों ही पढ़ा था अपन ने, स्वर कोकिला, क्या नाम था रे यार उनका, गायिका थी ना भारत की, लता मंगेशकर। हाँ सॉरी, मंगेशकर। इनको भी 2001 में मिला। और 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को मिला, क्या मिला? भारत रत्न। एक बात यहाँ और इम्पोर्टेंट बनती है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में। वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि 1950 में, 1950 में, देखो यार 24 जनवरी को संविधान लागू, जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, तो पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को बनाया गया था। और 26 जनवरी 1950 को जब पहला गणतंत्र दिवस बनाया गया, फर्स्ट रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे बनाया गया, तो उस टाइम इस रिपब्लिक डे के मौके पर इन्होंने शहनाई बजाई थी। क्या पता है अब की बार क्वेश्चन बन के आ जाए। वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान में रखेंगे। पहला रिपब्लिक डे 1950, शहनाई इन्होंने बजाई थी। अब आज के लिए तो इतना ही है। और अभी क्या करना है अपन को? 4 सेट लगाने हैं मैथ के टेक्स्ट बुक से, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, प्लस इनका सॉल्यूशन करना है, प्लस एनालिसिस करना है, और सीजीएल के
यस, CHSL के करने हैं। ओके, और 2020, 21, 22, 23 और 24 यहाँ तक कि आप कर सकते हो प्रीलिम्स के। ठीक है, फिर 20 मिनट कैलकुलेशन करनी है। और फिर इंग्लिश माध्यम का एडिटोरियल प्लस वोकैब प्लस समरी प्लस क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन एसएससी प्रीलिम्स फॉर्मेट में दे रखे हैं नीचे, इनका सॉल्यूशन करना है, प्लस 30 वन वर्ड प्लस 30 ईडियम याद करने हैं। और हाँ, थोड़ा सा और इंग्लिश में 10 पैराजम्बल, 10 वॉइस और 10 नरेशन की क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। जो भी प्रीवियस ईयर की आपके पास बुक हो उससे कर लेना, प्रीवियस ईयर करना है लेकिन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।